हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लास्ट पार्ट के बारे में। इसमें आज हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बाद एक थोड़ा माइंड मैप बनाया गया है आपके लिए, तो उसे देख लेंगे। और उसके बाद कुछ पी वाई क्यू हैं, इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू हैं। देखते हैं सोल्व करके कितने समझ में आते हैं आप लोगों को। दोनों साथ में करते हैं, मतलब आप और हम मिलके साथ में करते हैं सॉल्व। देखते हैं क्या होता है। चलिए उससे पहले न्यूक्लियस देख ले लेते हैं। न्यूक्लियस देखते हैं क्या है न्यूक्लियस। तो जैसा आप सबको पता है न्यूक्लियस क्या होता है। ये एक प्रिंसिपल ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर, यानी कि कई सारे डिसीजन लेता है। कैसे डिसीजन लेता है कि सेल का फंक्शन किस तरह से होगा, तो यही डिसाइड करता है। जैसे घर में एक वो होता है ना, घर का जिम्मेदार आदमी जिसे मुखिया कहते हैं, या मतलब घर में सबसे समझदार इंसान होता है। जैसे किसी के फादर होते हैं, किसी के मदर होती है, किसी का भाई होता है। तो जो मतलब जिम्मेदार होता है घर का, उसी तरह से ये न्यूक्लियस होता है, ये सेल का जिम्मेदार होता है कि कितनी प्रोटीन बननी है, कहाँ बननी है, कब बननी है, मतलब सारे फंक्शन ये देखता है। तो देखते हैं इसके बारे में पढ़ के क्या क्या काम करता है न्यूक्लियस। तो पेन सिलेक्ट करते हैं। चलिए। हाँ, तो न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनल was first described by Robert Brown as early as 1831। तो देखिए सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। जो आपने शुरू में भी देखा था, चैप्टर की शुरुआत में बताया गया था कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। एज अर्ली कब किया था, 1831 में किया था, ठीक है। लेटर द मटेरियल of the nucleus stained by the basic dye was given the name chromatin by Fleming। तो जो न्यूक्लियस का वो होता है अंदर का मटेरियल, वो स्टैंड करके बताया, बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन। तो इसे कलर करके देखा गया बाय फ्लेमिंग के द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा कलर किया गया। तो उसे नाम दिया गया क्रोमेटिन, जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल होता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं क्रोमेटिन, ठीक। तो फ्लेमिंग ने जो इसे एक स्पेशल डाई से कलर किया, उसके बाद में देखा कि उसे उसका नाम दिया क्रोमेटिन। क्रोमेटिन एक्चुअली में क्या होता है, इसमें क्या होता है, डीएनए होता है और कुछ स्पेशल प्रोटीन होती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। अभी आगे देखेंगे, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। द इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज क्या होती है, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती, मतलब एक स्टेबल स्टेज में रहती है। स्टेबल मतलब कि मतलब अपना फंक्शन कर रही है, सब तरह के काम कर रही है जो सेल की करने के हैं, लेकिन अभी डिवाइडिंग वाली फेज में नहीं एंटर हुई है। तो उसे बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है। द इंटरफेज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, मतलब कि डिवाइड नहीं कर रही सेल उस दौरान, ठीक है। तो ये बात करेंगे सारी हम इंटरफेज न्यूक्लियस के बारे में, मतलब कि जब सेल डिवाइड नहीं कर रही उस समय न्यूक्लियस कैसा होता है। हैज हाईली has नहीं has highly extended and elaborate nucleoprotein fiber called chromatin। देखिए क्या होता है, हाईली एक्सटेंडेड एंड इलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि न्यूक्लियस की जो प्रोटीन होती है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि न्यूक्लियस की अंदर जो प्रोटीन होती है, उसके जो फाइबर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, मान लो उसके अंदर का जो मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। देखिए न्यूक्लियस में और न्यूक्लियोलस में, तो आप कंफ्यूज मत होना, न्यूक्लियस अलग चीज होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, एक सेल के अंदर जो सेंटर पार्ट होता है, सेंटर में होता है ज़्यादातर, जो मतलब एक मुखिया होता है सेल का, जो डिसीजन लेता है कि सेल को कब क्या फंक्शन करना है, तो उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलाई। अगर मल्टीपल है तो उन्हें न्यूक्लियोलाई बोलेंगे, अगर एक सिंगुलर है तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस तो दोनों अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवेल that the nuclear envelope, which consists of two parallel membrane with a space between 10 to 50 nanometer called the पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को देखा गया, किसकी मेम्ब्रेन को, न्यूक्लियस की, तो उन्हें क्या दिखा कि उसमें डबल मेम्ब्रेन दिखी आपको, पैरेलल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन with a space between 10 to 15 nanometer called
पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो उन्हें क्या है, दो मेम्ब्रेन दिखी। देखिए मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया रफली जो आप समझ सके। देखिए उन्हें क्या दिखा था, दो मेम्ब्रेन दिखी। तो एक आउटर मेम्ब्रेन ये होगी, एक इनर मेम्ब्रेन ये होगी, ठीक है। ये आउटर होगी, ये इनर होगी, ठीक। तो देखिए आउटर मेम्ब्रेन ये है, इनर मेम्ब्रेन ये है, इन दोनों के बीच में क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक। ये क्या है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। तो इसका कितना साइज दे रखा है इन्होंने, कहाँ गया, ये दे रखा 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो इसे क्या बोलेंगे हम, ये हो गया आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये दोनों के बीच में जो ये जो दिख रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड डेट ऑफ द साइटोप्लाज्म। देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है इसको, और ये न्यूक्लियस के बाहर क्या है, सेल है, सेल है ना, सेल का मटेरियल है यानी कि साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक। तो इन दोनों को अलग करता है ये जो मेम्ब्रेन होती है, ये पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है, तो ये अलग करती है, ठीक है। The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bear ribosome on it। देखिए आपने जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्लोजली एसोसिएट होता है विद न्यूक्लियस। मैंने एक रफली डायग्राम में बनाया होगा, आपको याद हो तो यही बता रहा है कि जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है ये क्लोज रिलेशन में रहती है किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर राइबोसोम, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्पेशली देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि बता रहे हैं कि उस पर राइबोसोम भी होते हैं। राइबोसोम किस पे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। यही होती है एनसीईआरटी की लाइन जो थोड़ी समझनी होती है। एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर इन्वॉल्व इज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब कहीं कहीं पर इंटरप्ट होता है, जैसे देखो मैंने यहाँ बना रखा है, इंटरप्ट कर रखा है, यानी कि कंटिन्यूस नहीं होता है। क्यों नहीं होता, अब आगे देखते हैं। इन्वॉल्व इज इंटरप्टेड बाय ए माइन्यूट पोर्स, यानी कि छोटे छोटे पोर होते हैं उसमें। किसमें पोर, मतलब एक मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, तो उसमें यहाँ से मतलब हटी हुई है, या उसमें थोड़ा एक सुराख है, पोर मतलब छेद बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, ठीक है। तो उसमें क्या पोर होते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो इसलिए वो क्या हुआ, इंटरप्टेड यानी कि कंटिन्यूस नहीं होती। देखिए यहाँ एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है लेकिन इतना अच्छा नहीं दे रखा, क्योंकि ये वो है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का फोटो, तो इस तरह से दिखेगा। तो देखिए ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, सॉरी ज़्यादा जूम हो गया। तो देखिए ये जैसे ये सेल होगी, बात आपकी सेल है, तो इन्होंने बस क्या कर रखा, न्यूक्लियस का फोटो ले रखा है, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया ये, ठीक, ये न्यूक्लियस हो गया। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियर प्लाज्म, ये जो दिख रहा है आपको वाइटिस वाइटिस मटेरियल टाइप, ठीक है, ये न्यूक्लियर प्लाज्म हो गया। उसके बाद में इन्होंने दिखा है न्यूक्लियोलस, सिंगल न्यूक्लियोलस, अगर ठीक है। तो ये दिखाया इन्होंने न्यूक्लियोलस। उसी के बाद में इन्होंने दिखाया है, ये तो दिखाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। तो इसी में दिखा रखा है यहाँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक सुराख टाइप दिखेगा आपको इस तरह का। तो इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। इसी को मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा करके बना दिया जो आपको थोड़ा अच्छा से दिख जाए। तो ये क्या होगी, ये हो गया न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर, ठीक है। तो ये इसी की बात कर रहा है, ये क्या होता है, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन, यानी कि फ्यूजन का मतलब होता है मिलने से, यानी कि दो जो मेम्ब्रेन है वो आपस में मिल जाती है और क्या बना देती है, न्यूक्लियर पोर बना देती है। देखिए मेम्ब्रेन कैसे मिलती है, एक ये वाली मेम्ब्रेन थी आपकी, एक ये वाली थी, दोनों आपस में फ्यूज हुई, इधर से भी फ्यूज हुई, तो क्या बन गया, पोर बन गया, ठीक। तो these nuclear pore are the passage through which movement of RNA and protein in nucleolus take place in both direction between the nucleus and the cytoplasm। तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो न्यूक्लियर पोर होते हैं उनका फंक्शन बता रहा है कि द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। देखिए आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो है वो बोथ डायरेक्शन में आ और जा सकते हैं, ठीक है, आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो इसी का ये फंक्शन होता है कि मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आ सकते हैं, क्या, आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। हाँ, तो आगे देखते हैं। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। तो देखिए, तो नॉर्मली क्या होता है, एक सेल है तो उसमें नॉर्मली क्या होता है, एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है।
जो नॉर्मल सेल होती हैं। लेकिन वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व। कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म डेट हैव मोर। ये कहना चाह रहा है कि नॉर्मली तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, तो क्या आप कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं जिसकी एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं? हाँ, अप टू 100 तक भी होते हैं किसी किसी में। ठीक है, तो आप लोगों का ये क्या है, अगर एनसीईआरटी आपको बताना चाहती तो यहाँ लिख देती, लेकिन ये क्या चाह रही है कि आप खुद से ढूंढें तो आपको याद रहेगा, और ये भी रहेगा कि हाँ भाई एक सेल में इतने सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा। और हिंट के लिए बता देता हूँ, ये आपको मिल सकता है कहाँ, ये 12th क्लास के एनसीईआरटी के शुरुआती कुछ चैप्टर हैं उनमें मिल सकता है, अगर ढूंढेंगे तो। देख लीजिए ढूंढ के, मिल जाए तो। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। सम हाँ, तो सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस। तो कुछ जो मैच्योर सेल होती हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, कुछ सेलों में तो क्या होता है कि मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा, या अप टू 100 तक भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ सेल कैसी होती हैं कि उनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो उन सेल्स को आप क्या कंसीडर करेंगे? ये कह रहा है कि सम मैच्योर सेल हैव लैक, लैक का मतलब होती है कमी, या मतलब एब्सेंट, मतलब उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो इसने एग्जांपल लिया इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी ऑफ मैनी मैमल्स एंड सिव ट्यूब सेल ऑफ द वास्कुलर प्लांट। वास्कुलर प्लांट जो होते हैं मतलब प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होती है, सीव ट्यूब होती है, ऐसे वो कुछ हेल्प कर, इस तरह की कुछ होती है। आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना तो उसमें डिटेल्स में है कि सीव ट्यूब क्या होती है। तो इसमें दो एग्जांपल है, ये याद रखेंगे। एक एरिथ्रोसाइट, ठीक है, एक हो गया एरिथ्रोसाइट, और एक क्या है, एक है आपका सीव ट्यूब। ठीक, तो ये दो एग्जांपल है। तो इनमें क्या होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो इसके बाद है मस्कुलर। वुड यू कंसीडर दिस सेल आर लिविंग? तो बताइए लिविंग होती है नहीं होती, सोच के बताइए। लिविंग होती है, क्योंकि लिविंग होने के लिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल तो है, अब उसमें ये तो है नहीं कि न्यूक्लियस हो या ना हो, ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया, तो ये लिविंग कंसीडर होती है, जो मुझे लगता है। ठीक है, बाकी आपको कहीं और कुछ और आंसर मिले तो वेरीफाई कर लेना, लेकिन लिविंग होती है। ठीक है, तो बात करते हैं वास्कुलर प्लांट, ये हो गया। इन न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियर प्लाज्म, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है, यहाँ दे रखा है कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियर प्लाज्म, तो ये दोनों एक ही बात है। अगर बात करता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स की या न्यूक्लियर प्लाज्म की, तो समझ जाना एक ही बात है। जैसे सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। ठीक है, तो कंटेन न्यूक्लियोलस, तो देखिए ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर प्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियर प्लाज्म होएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, कंटेन स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर प्लाज्म। तो क्या करता है, न्यूक्लियोलाई और स्फेरिकल स्ट्रक्चर क्या करता है, देखिए द न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तो कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर वन न्यूक्लियस पर सेल। तो आप कुछ ऐसी सेल के बारे में जानते हैं, या उनके नाम रिकलेक्ट यानी कि इकट्ठा कर सकते हैं, रिकलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो आप रिकलेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह की सेल जिनमें एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये दे रखा है आपका पर सेल। तो ये आपको अगर आप ढूंढना चाहेंगे तो ये आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी मिल जाएगा, बायो की शुरुआती चैप्टर में, फर्स्ट में सेकंड में, उसमें है शायद। ठीक है, तो देख सकते हैं आप वहाँ से वो तो सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस। तो कुछ मैच्योर सेल ऐसी होती हैं जो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, यानी कि लैक यानी कि कमी, यानी कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो ऐसी क्या होती है, इरिथ्रोसाइट का एग्जांपल दिया, सीव ट्यूब सेल। सीव ट्यूब सेल पाई जाती है प्लांट में, वास्कुलर प्लांट में। जब आप प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वुड यू कंसिडर दिस सेल आर लिविंग? हाँ, ये लिविंग होती है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि आप जानते हैं कि ये लिविंग होती है, और मतलब लिविंग ना होती तो फिर क्या होती है। तो आप इन्हें क्या कंसिडर करेंगे, लिविंग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। देखिए न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात करें या न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें, एक ही बात है दोनों। ठीक है,
तो कंटेन न्यूक्लियोलस, तो ये क्या कह रहा है कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियोलस का रखता है। न्यूक्लियोलस अभी शुरू बात की थी ना न्यूक्लियोलस की, उसी की बात कर रहा है। न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है न्यूक्लियोलस, एक होता है क्रोमेटिन। तो देखिए न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये न्यूक्लियोलस सिंगल को बोलते हैं। अगर एक है जैसे ये सिंगल है तो इसे न्यूक्लियोलस बोलेंगे, और अगर ये मल्टीपल है तो इसे न्यूक्लियोलाई, ठीक है। तो न्यूक्लियो और उसके बाद है क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या होता है, ऊपर भी बताया था जैसे। तो क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए, डीएनए, ठीक है, डीएनए प्लस कुछ प्रोटीन होती हैं स्पेशल। तो इन दोनों को मिलके जो उसके फाइबर होते हैं, इसके जो डीएनए के फाइबर निकलते हैं प्रोटीन के, उसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन, ठीक है। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। तो द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए ये कहना चाह रहा है कि न्यूक्लियोलस में जो है, मैं चाहता तो एक मेम्ब्रेन भी बना सकता था इस तरह की येलो वाली, ठीक है। लेकिन क्यों नहीं बनाई, क्योंकि न्यूक्लियोलस के पास क्या नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इसका जो मटेरियल है वो ऐसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है, इसका न्यूक्लियोलस का, ठीक है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है क्योंकि इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। एज इट इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो देखिए इसका काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, आरएनए सिंथेसिस करता है। इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो ये आरएनए सिंथेसिस करता है, जैसे एक डीएनए होता है, एक क्या होता है, एक आरएनए होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आरएनए के कई टाइप होते हैं, एमआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, और मतलब टीआरएनए होता है। तो ये सब जो होता है आरएनए होते हैं, ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये कौन सा आरएनए बनाता है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो large and more numerous nuclei are present in the cell actively carrying out protein synthesis। तो देखिए अगर कोई सेल प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है तो उसके न्यूक्लियस में के अंदर जो न्यूक्लियोलस होगा, तो या न्यूक्लियोलाई होंगे, वो जो होंगे उसमें मतलब नंबर में ज़्यादा होंगे, न्यूमरस मतलब ज़्यादा नंबर में होंगे, लार्ज एंड मोर न्यूमरस, ठीक है। तो अगर कोई सेल है, मान लीजिए एक सेल है, ये एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस कर रही है, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर जो ये न्यूक्लियोलाई हैं ये ज़्यादा पाए जाएंगे क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जो राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस करते हैं, ठीक है ना, इसमें, ठीक। ये था इतना, और आगे बात करते हैं। यू मे रिकॉल दैट इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज मतलब जब सेल डिवाइड नहीं कर रही, हैज ए लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन। तो देखिए जब सेल डिवाइड नहीं कर रही तो उसके जो न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन होते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, हैज लूज एंड इनडिस्टिंक्ट, मतलब कि ढीले ढाले होते हैं कुछ एक तरह के, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, हम क्रोमेटिन बोलते हैं, ठीक है। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अलग अलग स्टेजेस होती हैं सेल की, ठीक है, सेल डिवीजन की, तो उसकी बात कर रहा है। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल्स शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे जब सेल डिवाइड होगी, ठीक है। तो क्रोमेटिन कंटेंट, देखिए अब क्रोमेटिन की बात करें, क्रोमेटिन में आखिर क्या क्या रखता है या होता क्या। देखिए क्रोमेटिन कंटेंट मतलब रखता है, डीएनए हैज सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। तो क्रोमेटिन कंटेंट डीएनए, एक तो डीएनए रखता है एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड, जिन्हें हिस्टोन कहते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। देखिए मान लीजिए क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन, ठीक है, ये जो है ये क्रोमेटिन है। तो ये क्या क्या रखेगा, इसके पास डीएनए होगा प्लस हिस्टोन प्रोटीन होगा, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन होगी प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये हो गया। और इसके बाद में क्या होगा, एंड ऑल्सो आरएनए प्लस आरएनए, इस तरह से। तो क्रोमेटिन के पास क्या क्या होता है, डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, और आरएनए होता है, ठीक है।
तो ये क्या क्या होता है, ये होता है आपका क्रोमेटिन में। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 क्रोमोसोम। देखिए, एक ह्यूमन की सेल जो एक बहुत छोटी होती है देखने में, आप उसे ऐसी नेक्ड आई मतलब बिना माइक्रोस्कोप के अपनी मतलब ऐसी आंखों से, तो आप उसे शायद देख भी नहीं सकते सिंगल सेल को, ठीक है, इतनी छोटी होती है। लेकिन उस एक सेल के अंदर क्या होता है, ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग 2 मीटर लॉन्ग यानी कि 2 मीटर लंबा थ्रेड ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए का धागा, मतलब धागे नुमा जो होता है डीएनए, वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम, यानी कि जो 46 क्रोमोसोम होते हैं ना ह्यूमन में, तो ह्यूमन की एक सेल में 2 मीटर लंबा डीएनए का धागा होता है जो इन 46 क्रोमोसोम में बटा होता है। ठीक है, 46 डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब, अमंग इट्स डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बटना। ठीक है, तो ये जो होता है 2 मीटर लंबा होता है। अब आप सोच सकते हैं कि एक सेल में जो इतनी माइन्यूट होती है जिसे आप आंखों से देख भी नहीं सकते, उसके अंदर किस तरह से पैक हो जाएगा। तो यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ डीएनए पैकेजिंग। तो एक जो टर्मिनोलॉजी होती है डीएनए पैकेजिंग, ये इन्फॉर्म यू हम देखेंगे आपकी 12th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है अच्छे से। तो देखते हैं फिर किस तरह से डीएनए पैक होता है। ठीक है, देखिए अब 2 मीटर लंबा और एक सेल कितनी होती है, इतनी, तो कैसा हो जाएगा, सोच के देखिए। तो अब देखेंगे ना हम डीएनए पैकेजिंग, तो उसमें देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल। देखिए, अगर हमें क्रोमोसोम देखना है तो वो हमें कहाँ दिखेगा, विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल, जब सेल डिवाइड कर रही होगी। ठीक है, इजेंशली हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच डिस्क्राइब स्ट्रक्चर कॉल्ड द काइनेटोकोर। देखिए, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन की बात कर रहा है तो या तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहे या सेंट्रोमियर कहे। ठीक है, तो ये होता है आपका यहाँ पर लगभग। ठीक है, इस तरह का सेंट्रोमियर जो यानी कि सेंटर होता है, सेंटर नहीं कहेंगे क्योंकि अलग अलग पोजीशन होती है इसकी। तो सेंट्रोमियर बेसिकली ये होता है जहाँ से ये डिवाइड करती है, ये दोनों दोनों चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, ऑफ द साइड इसके पास क्या होते हैं, दो डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं कॉल्ड काइनेटोकोर, ये जो दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर में। ठीक है, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसके एक जहाँ से ये इसकी एक बाजू निकलती हैं, जो बाजू टाइप में दिख रही है आपको, तो जहाँ से निकलती है तो वहाँ पर एक क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, और उसी के दो ये प्लेट होती हैं, एक इन्हें भी ना काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर आर प्रेजेंट। ठीक है, सेंट्रोमियर होल्ड्स टू क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम। क्या करता है सेंट्रोमियर का काम, क्या होता है, सेंट्रोमियर का काम होता है होल्ड टू क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम, दीज आर क्रोमेटिड। ठीक है, ये इन्हें रखता है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। देखिए, क्रोमोसोम मैंने बताया ना कि क्रोमोसोम किसे कहते हैं, जहाँ से ये क्रोमोसोम हो गया और यहाँ से जो है क्रोमेटिड निकली होती है। ठीक है, इस तरह की। तो ठीक है, तो एक सेंट्रोमियर जो है कितनी क्रोमेटिड को रखता है, 2 को। ठीक है, कहाँ दे रखा है, क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर होल्ड्स टू क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम। देखिए, अगर पूछेगा कि सेंट्रोमियर कितनी क्रोमेटिड को रखता है तो ये दे रखा, टू क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम। बेस्ड ऑन द पोजीशन, यानी कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर रखा है क्रोमोसोम को, कि क्रोमोसोम कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये क्या हो गया, टाइप 1। इसे क्या कहते हैं, कौन सा टाइप है, इसमें क्या है, सेंट्रोमियर है सेंटर में। ठीक है, ठीक है, और ये दीज आर द क्रोमेटिड। ठीक, ये हो गई क्रोमेटिड। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, मैटर सेंट्रिक। तो मैटर सेंट्रिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है सेंट्रोमियर का है बीच में है। ठीक है, तो देखिए, द मैटर सेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। तो इसे हम मैटर सेंट्रिक क्यों बोल रहे हैं भैया, मैटर सेंट्रिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर है, सॉरी, इसका जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल कहाँ है, सेंटर में है। ठीक है, और टू इक्वल आर्म ऑफ द क्रोमोसोम। देखिए, अगर इसका सेंट्रोमियर सेंटर में है, सेंटर का मतलब हो गया बीच में, अगर बीच में रहेगा तो फिर दोनों साइड की जो है ये क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी क्रोमेटिड। ठीक है, उसके बाद देखते हैं द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्र, क्रोमोसोम के पास जो है सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द लॉन्गर आर्म। देखिए,
ये क्या है, ये है लॉन्गर आर्म। इससे इससे क्या होता है, थोड़ा दूर की साइड में होता है। अवे, अवे का मतलब दूर, अवे फ्रॉम मिडिल, अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के जो मिडिल से थोड़ा अवे होता है, ठीक है। ये पहला हो गया, कहाँ पर हो गया पहला, पहला हो गया सेंटर में। तो इसे क्या बोल रहे हैं हम, इसे बोल रहे हैं मेटासेंट्रिक। अगर ये सेंटर से, जैसे यहाँ सेंटर में होना चाहिए था इसके बिल्कुल सेम, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा ऊपर की साइड चला गया, तो ये यहाँ आ गया। ये वाली छोटी दिखेंगे आपको, ये बड़ी दिख रही है, ठीक है। तो इसे बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। तो ये क्या होगा, रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। अगर ये थोड़ा इधर की साइड आ गया तो ये वाली शॉर्टर आर्म होगी, ये क्या होगी, लॉन्गर आर्म होगी, ठीक है। इसके बाद में कहते हैं इन केस ऑफ एग्रोसेंट्रिक chromosome, the centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one very long। ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं थोड़ा एक बार बना के दिखा देता हूँ। वैसे ये डायग्राम अच्छा बना रखा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्या बना दिया, ये बना रहे हम क्रोमेटिड, ये है दूसरा क्रोमेटिड, एक ये हो गया, मान लीजिए ये क्रोमेटिड है, ठीक है। ये क्रोमेटिड हो गया। अब देखिए, अगर हम, ये मान लीजिए ये है सेंट्रोमियर, ठीक है। अगर ये सेंट्रोमियर है, तो अगर ये बीच में है, ठीक, तो ये क्या हो गया, मेटासेंट्रिक बोलेंगे इसे, ठीक। अब देखिए सारा नंबर, ठीक है, ये हो गया। और अगर देखिए, अगर ये थोड़ा इस साइड में हो गया, तो ये क्या होगी, ये दोनों क्या होंगी, ये छोटी होगी, ठीक है। ये क्या होगी, ये बड़ी होगी। तो इसे क्या बोलेंगे, सब मेटासेंट्रिक, ठीक। हम्म, ये क्या होगी, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। अब देखिए, चलो दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, अब ये क्या हो गया, यहाँ पर आ गया बिल्कुल, क्या क्या आ गया यहाँ पर, सेंट्रोमियर। तो देखिए, ये क्या होगी, एक्सट्रीमली लॉन्ग हो गई, और ये क्या होगी, एक्सट्रीमली शॉर्ट हो गई, ये वाली क्रोमेटिड, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ भाई साहब, इसके बाद ये हुआ कि क्रोमोस सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल यहाँ पे आ गया। सेंट्रोमियर कहाँ पर आ गया, बिल्कुल किनारे पर। तो इसे बोलेंगे हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ये बोलेंगे क्रोमोसोम हैज टर्मिनल सेंट्रोमियर, टर्मिनल मतलब ये बिल्कुल यहाँ पर, ये टर्मिनल पे आ गया, तो इसे बोलेंगे टर्मिनल सेंट्रोमियर। ये टीलोसेंट्रिक, ये है, आसान है, बस थोड़ा बस याद रखना है। जो सेंटर में है उसे मेटासेंट्रिक, जो सेंटर से थोड़ा अवे है तो उसे बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक, और जो उससे भी थोड़ा दूर है तो उसे बोलेंगे हम एक्रोसेंट्रिक, और जो बिल्कुल टर्मिनल पे है उसे बोलेंगे टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो यही बता रखा है इसमें, ठीक है। सम टाइम ए few chromosome have non staining secondary constriction at a constant location। तो कुछ जगह पे क्या होती है, सम टाइम मतलब कुछ बार क्या होता है, क्रोमोसोम के पास क्या होती है, नॉन स्टेनिंग, यानी कि जिन्हें कलर नहीं कर सकते। स्टेनिंग का मतलब होता है कलर करना, ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, सेंट्रोमियर। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को बोलते हैं सैटेलाइट। जैसे इस वाले एग्जांपल में दे रखा है, ये सैटेलाइट दिखा रहा है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो अगर पूछने लगे तो थोड़ा ध्यान में रखना। दिस गिवन द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट, जिन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ माइक्रो बॉडीज दे रखे हैं, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल। वेसिकल क्या होती हैं, जो अपने अंदर एंजाइम भरे रखती हैं, हमने देखा था ना एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में वेसिकल। तो क्या होती है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट, यानी कि बहुत छोटी, बहुत छोटे छोटे से वेसिकल होते हैं। तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रो बॉडीज डेट कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये था आपका न्यूक्लियस के बारे में, और ये थोड़े से ब्रीफली दे रखा है काय के बारे में, माइक्रो बॉडीज के। देखिए समरी और देख लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और एग्रीगेट ऑफ सेल। तो देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म है किसके बने होते हैं, सेल के और एग्रीगेट ऑफ सेल, यानी कि इकट्ठा होने से, सेल के इकट्ठा होने से बनेंगे या सेल के बनेंगे, ठीक है। तो यही देखते आ रहे हैं हम पूरे चैप्टर में। सेल वेरी इन देयर शेप, साइज एंड एक्टिविटीज फंक्शन। तो सेल क्या होती हैं, अलग अलग होती है अपने शेप के हिसाब से, साइज के हिसाब से, एंड एक्टिविटीज और फंक्शन के हिसाब से, ठीक है।
तो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड आउटर ऑर्गेनम एंड अदर ऑर्गेनम। तो देखिए बेस्ड ऑन प्रेजेंस या एब्सेंस यानी कि ऑन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। देखिए अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है और एक इंटैक्ट है, मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, इस तरह से है खुला खुला, तो आपको पता है एक होगी प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन रखेगी। ठीक है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस भी रहेगा एंड क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है। प्लांट सेल है सेल वॉल। ठीक है, हाँ सेल वॉल होती है प्लांट सेल के बाद आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। कहाँ होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। तो ये थोड़ा डिफरेंस बताना चाह रहा है कि प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल एंड फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेवरल मॉलिक्यूल। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब जो मैंने बताया था कि केवल कुछ ही जो मॉलिक्यूल है उन्हें आने और जाने की परमिशन देती है। ठीक है, ठीक। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या होता है बताओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, वही सब दे रखा है जो पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा यहाँ ब्रीफ में दे रखा है। ठीक है, ऑल सेल ऑल द सेल ऑर्गेनल परफॉर्म डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब सब अलग अलग फंक्शन करते हैं लेकिन स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल देखा था ना ऊपर, एक में कार्टविल अपीयरेंस होता है और एक में ऐसे पेरिफेरी पर दो दो ये होते हैं। ठीक है, इस तरह के, तो ये सब देखा था। तो क्या बनाते हैं, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। बेसल बॉडी का मतलब से आप क्या समझ रहे हैं, यानी कि उसका बेस, बेस यानी उसकी जो बॉडी बनी होती है सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल से बनी होती है। ठीक है, जो किस में हेल्प करती है, लोकोमोशन में यानी कि मूवमेंट में। इन एनिमल सेल सेंट्रियोल ऑल्सो फॉर्म स्पाइनल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एनिमल सेल में क्या बनाता है सेंट्रियोल, स्पाइनल apparatus। आगे देखेंगे सेल डिवीजन पढ़ेंगे। न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन नेटवर्क। देखा है अभी देखा है, तो इट इज नॉट कंट्रोल द, इट इज ओनली कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनल बट ऑल्सो प्ले ए मेजर रोल इन हेरिडिटी। देखिए ये क्या कह रहा है कि न्यूक्लियस की बात कर रहा है कि न्यूक्लियस जो है केवल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनल को कंट्रोल ही नहीं करता बट प्ले ए मेजर रोल इन हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिक करके कुछ होता है हिंदी में। तो उसमें क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जितने भी ये मतलब वो उसके गुण होते हैं ना, मान लीजिए कुछ लोग दिखते हैं कि अपने पापा के जैसे दिख रहे हैं इस तरह से, तो वो इसी के थ्रू जाते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है। तो ये क्या होते हैं, ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, तो इसी का रोल होता है। ठीक है, तो अब दे रखे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेंट ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेंस ट्यूब्यूल और सिस्टर्नी। दे आर ऑफ टू टाइप। ट्यूबुलर शेप का होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, तो वही बता रहा है। दे आर टू टाइप, रफ एंड स्मूथ। अगर आपके पास वो है राइबोसोम है तो क्या हो गया, रफ हो गया, और नहीं है तो क्या हो गया, स्मूथ हो गया। एंड तो एंडोप्लाज्मिक में हैपन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। तो देखिए प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में करता है। और लाइपोप्रोटीन कौन सा बनाता है, स्मूथ वाला। तो द गोल्जी बॉडी इज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल कंपोनेंट ऑफ फ्लैटेंड सैक। ठीक है, द सीक्रेशन ऑफ सेल पैक्ड इन द देम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सेल। तो देखिए क्या करती है, एक्चुअली पैकिंग का ही काम करती है। ठीक है, द लाइसोसोम आर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंटेन एंजाइम। लाइसोसोम क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करेंगे क्योंकि क्या रखते हैं, एंजाइम रखते हैं ना अपने पास पैकिंग हुए मैक्रो में। राइबोसोम आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, दे अकर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। फ्रीली मतलब क्योंकि इनके पास क्यों नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। आर एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और किससे एसोसिएट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन कराती है। ठीक है, बस यही। एंड जनरेशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या नई चीज आ गई भाई साहब, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नई चीज कुछ नहीं है, एटीपी की फुल फॉर्म है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दे आर बाउंड बाई डबल मेम्ब्रेन। किसकी बात कर रहा है, किसकी, अरे इसी की यार, क्या है
पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर फोल्ड इनटू सेवरल क्रिस्टे। क्रिस्टे होते हैं ना अंदर की साथ में देखा था। अब आते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड आर पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली। प्लास्टिड जो होते हैं केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इन प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टैपिंग द लाइट एनर्जी एंड इजेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्या होते हैं, ट्रैपिंग करते हैं लाइट एनर्जी को और प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं। द ग्रेना इन द प्लास्टिड इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ पर होती है? ग्रेना में होती है। ठीक है, प्लास्टिड के ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन, जब पढ़ाया था तब भी बताया था। एंड द कंटेंट क्लोरोफिल, और क्या करते हैं? क्लोरोफिल कंटेंट करते हैं। वेयर द अदर कलर प्लास्टिड आर क्रोमोप्लास्ट विच कंटेन पिगमेंट लाइक कैरोटीन ज़ैंथोफिल, जो स्टोर करते हैं। ठीक है, नहीं प्रोवाइड करते हैं कलर प्लांट को। द न्यूक्लियस इज इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर इनवलप, ये तो भी देखा है, न्यूक्लियर इनवलप से घिरा होता है। द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है विद न्यूक्लियर पोर भी देखे हम। द इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज द न्यूक्लियोप्लाज्म, इनर वाली मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। एंड क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन भी होगा। ठीक है, दस द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट में बता दिया इन्होंने, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। लेकिन हमने थोड़ा सा एक माइंड मैप भी रखा है, अगर आप इसे एक बार देख लेंगे तो थोड़ा ब्रीफली रिवाइज हो जाएगा। बस ये क्या है, जैसे इसमें दे रखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया। सेल थ्योरी किसने दी? स्केल्डन, स्वेन, विर्चो, पोमिनेस, सेलुला, इसोला, इन दोनों ने सेल थ्योरी दी थी। इसने बताया कि प्री एग्जिस्टेंस से ही नई सेल बनती हैं, जो पहले से बनी हुई सेल है उन्हीं से डिवाइड होकर नई सेल बनती हैं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब इसका न्यूक्लियस इंटैक्ट नहीं हो, मानी कि उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी ना हो और सेल में ऐसे भरा हो। यूकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस पूरा होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल में क्या है? न्यूक्लियस होता है जो प्रिंसिपल ऑर्गेनल कह सकते हैं उसे। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और स्मूथ होते हैं। रफ किसे कहते हैं? अगर आपके पास राइबोसोम है तो क्या हो गया? रफ हो गया, और बाकी दूसरा स्मूथ। गोल्जी बॉडीज क्या काम करती हैं? पैकिंग के काम करती हैं प्रोटीन का। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, लाइसोसोम डाइजेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि क्या रखते हैं? एंजाइम रखते हैं अपने पास। सेंट्रोसोम में ये बनाते हैं आपकी बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, एंड दूसरा काम होता है सेल डिवीजन में, क्या सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं? आपका प्रोवाइड करते हैं कलर टू द प्लांट। एंड ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं कार्ब, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है? डस्टबिन ऑफ द सेल, जो उसका सारा कूड़ा कचरा रखता है सेल का। ठीक है, तो ये ब्रीफ में हो जाएगा। आप अगर इसे देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था, सेंगर एंड निकोलस ने दिया था। ठीक है, याद रहेगा। लिपिड बाइलेयर होता है, प्रोटीन होती है। ठीक है, तो ये सब था। तो उसके बाद है सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। क्या प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई में काइटिन की होती है। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? साइटोसोल होता है और ऑर्गेनल होते हैं। साइटोसोल मतलब ऑर्गेनल को हटा के जितना भी जो मटेरियल होता है वो साइटोसोल कहलाता है। ठीक है, ये बताने के डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में आप अच्छे से जानते हैं। प्लांट सेल में क्या होती है? सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में अगर देखेंगे तो क्या होता है? सेंट्रियोल होता है, जो प्लांट सेल में नहीं होता। दिस इज द मेन डिफरेंस। ठीक है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है, बताया था। हिस्टोन होता है, और हिस्टोन के टाइप होते हैं यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। दो क्रोमेटिन होता है। देखिए, डीएनए हो गया, हिस्टोन प्रोटीन होगी, और उसके बाद में क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन क्या दो तरह का होता है? यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन का मतलब है एक से ही होगा सारा, हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब दो तरह की है, दो से ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्कोपी, ये थोड़ा इन अलग से बताया थोड़ा, कि लाइट माइक्रोस्कोप होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है। ठीक है, नॉर्मल कुछ की पॉइंट्स हैं। सेल थ्योरी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, ये तो बेसिक ही चल रहा है। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ एंड न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं। इसके एग्जांपल है प्लांट और एनिमल। और प्रोकैरियोटिक का दे रखा है इसमें बैक्टीरिया एग्जांपल। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल दे रखे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, अभी बताया था। एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन। ठीक है, रफ वाला। एंड लिपिड वाला क्या करता है?
सॉरी, स्मूथ वाला क्या करता है, लिपिड। देखिए, रफ वाला करेगा प्रोटीन सिंथेसिस और स्मूथ वाला करेगा लिपिड का सिंथेसिस। ठीक है, ये मेन डिफरेंस याद रखना, आता है क्वेश्चन। गोल्जी एपरेटस, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट, क्या करता है, प्रोटीन को पैक करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं सेल की। प्लास्टिड ओनली इन प्लांट, प्लास्टिड पाया जाता है प्लांट में। मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल फोस्फोलिपिड बाइलेयर, फोस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है और सिलेक्टिवली परमेबल होती है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो हमने बोला था क्या, ये कुछ पीवाईक्यू भी करते हैं, तो चलिए पीवाईक्यू देखते हैं कुछ। ठीक है, तो चलिए तो कुछ पीवाईक्यू देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं तो इन्हें देख लेते हैं। ये तो शायद आपने पहले भी कर रखा है, फिर भी चलिए दोबारा कर लेते हैं एक बार, क्योंकि अब पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, तो देखते हैं अच्छे से। देखिए, मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से। ठीक है, तो इसमें क्या है, हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन क्या होता है, प्रोटीन होता है। कहाँ देखने को मिलता है, क्रोमोसोम में, सीलिया में, गोल्गी में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये कहाँ दिखेगा आपको, क्रोमोसोम। ठीक है, तो बी का हो गया फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद में एक्सोनेम, एक्सोनेम कहाँ देखने को मिलता है, आपने पढ़ा था सेंट्रियोल, याद आ रहा है कुछ, सेंट्रियोल पढ़ा था। सेंट्रियोल क्या बनाता है, बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो ये हो गया आपका एक्सोनेम, हो गया सीलिया पर, यानी कि सी का हो गया सेकंड। सिस्टर नहीं, एक होता है सिस्टर नहीं, एक होता है क्रिस्टा। सिस्टर नहीं, सिस्टर नहीं कहाँ होते हैं बताइए, सिस्टर नहीं होते हैं आपके गोल्गी एपरेटस। कहाँ, गोल्गी एपरेटस में। ठीक है, गोल्गी एपरेटस। क्रिस्टा होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, क्रिस्टा और सिस्टर नहीं। और यहाँ दोनों ऑप्शन भी दे रखे हैं, गोल्गी एपरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लेकिन अगर आप अगले आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, F1 पार्टिकल। ठीक है, जो आपके एक सिस्टम होता है उसमें काम करते हैं कुछ, आगे पढ़ेंगे तो तब देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये क्या है, ठीक है, तो ये था। ठीक, तो ये हो गया। हाँ भैया, सेंट्रियोली लिखा है। ठीक, ये हो गया। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है इसका, ज़्यादा टाइम लगा दिया क्या, चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करेंगे, ये थोड़ा बताने के चक्कर में हो गया। तो बी, हिस्टोन, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी कि तीन ऑप्शन दिख रहे हैं भैया। और एक्सोनेम, सी पे क्या है, सी पे क्या है, सेकंड। तो सी पे सेकंड कहाँ पर है, क्या हो गया, तो यानी कि हमारे हिसाब से तो क्या होना चाहिए, बी आंसर होना चाहिए, ए पे फोर। ठीक है, ए पे फोर तो आ ही रहा था हमारा पहले से। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं क्या है, जल्दी से बताओ, यही आ रहा है क्या सबका, यही है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, बी ही है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। यही है क्या नेक्स्ट, सॉरी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज सिस्टर नहीं ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। देखिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो सिस्टर नहीं है, अरेंज नियर द न्यूक्लियस, हाँ ठीक है, न्यूक्लियस के नियर अरेंज होती हैं, विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स। देखिए डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दूर वाली, कॉन्वेक्सिस, कॉन्वेक्सिस थोड़ी ना होती है, और मैच्योरिंग एंड कॉनकेव ट्रांस और फॉर्मिंग फेज। देखिए इसने क्या कंफ्यूज कर रखा है, मैं कह रहा था कि ध्यान से पढ़नी है, जब मैंने बताया था आपको, न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स, डिस्टिंक्ट मतलब दूर वाली, तो दूर वाली जो है वो सिस नहीं होती, क्या होती है, ट्रांस होती है। ठीक है, और मैचुरिंग, और सिस जो होती है वो मैचुरिंग नहीं होती, वो फॉर्मिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है। और यहाँ दे रखा है ट्रांस और फॉर्मिंग, ट्रांस जो होती है, ट्रांस होती है मैचुरिंग। देखिए, ट्रांस होती है मैचुरिंग, क्योंकि वहां से जो मॉडिफाइड होने के बाद प्रोटीन निकलती है, और सिस होती है फॉर्मिंग, जो रिसीव करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है गलत, पहली तो होगी गलत। अब देखते हैं दूसरी, ए नंबर ऑफ प्रोटीन आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स
बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम सिस फेस। देखिए, सिस फेस से थोड़ी ना रिलीज होती है, कहाँ किससे होती है, ट्रांस फेस से रिलीज होती है। ट्रांस फेस से रिलीज होंगी ना, सिस तो रिसीव करेगी। तो ये क्या है, ये हो गलत। तो बोथ स्टेटमेंट आर रोंग। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, वन फॉल्स, सेकंड ट्रू, वन नहीं, ये भी नहीं है। स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट आर फॉल्स। देखिए, तो ये डी ऑप्शन दोनों गलत लग रही है मुझे तो। आपको बताइए क्या आंसर है आपका। यही है कि हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये मैंने हाइड कर रखा है कि एकदम आप पहले पढ़ें अच्छे से, उसके बाद लगाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, ये भी मैचिंग वाला है। तो देखते हैं न्यूक्लियस को। आजा पहन। न्यूक्लियोलस, देखिए न्यूक्लियोलस, ठीक है। साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्डविल, नहीं। साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, अभी पढ़ा था भाई साहब ये तो हमने। तो फर्स्ट का क्या हो गया, थर्ड। सेंट्रियोल, भैया सेंट्रियोल क्या होता है, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्डविल, हाँ ये लग रहा है थोड़ा सा, लग क्या रहा है यही है। ठीक है, कलेक्ट करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पढ़ा था हमने, जब हमने क्लास शीट देखा था। तो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट क्या है, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, नहीं। तो ये दोनों तो हो गए। ये भी हो गया, ये भी तो क्या बता, फॉर स्टोरिंग न्यूट्रेंट, हाँ। अगर ये यहाँ पे कुछ और भी दे सकता था। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, शायद प्रोटीन को स्टोर करता है, हाँ शायद। ठीक है, तो फॉर स्टोरिंग न्यूट्रेंट, तो ये हो गया इसका यहाँ पर। ठीक है, गोल्जी ऑपरेटिव एक ही बचा, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, हाँ होता होगा, करता है पैकेजिंग में, करता है ग्लाइकोलिपिड फॉर्म में करता है, नीचे लिख रहा था एनसीईआरटी वाली लाइन में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। तो आंसर देखते हैं, फर्स्ट का सेकंड, नहीं फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का सेकंड, फर्स्ट का, ये वाला आंसर है इसका एक, ये इज द आंसर। सी पे फोर आ रहा है, सी पे, सी का कहाँ चला गया, हाँ सी पे फोर है। ठीक है, तो ये आंसर है, चलो चेक कर लेते हैं, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, द डीएनए परसिस्ट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज। देखिए मैंने बताया था कि ध्यान से पढ़ना इस वाली लाइन को, तो उसमें बताया था आपको, कहीं में बताया था। एक था आपका तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, यानी कि प्लास्टिड की बात कर रहा था, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट था, और एक क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट कहाँ जा रहा भैया, इधर ही आ जा, माइटो, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एक था माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, मैंने बताया था, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए था। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें सिंगुलर सर्कुलर था शायद। तो ये क्या पूछ रहा है, द डीएनए प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट, तो बताइए क्या होता है, लीनियर डबल स्टैंडर्ड, नहीं। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड। तो आंसर क्या है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हुआ, मैंने हाईलाइट भी करा है और शायद लिखा भी था येलो पेंसिल से, देखना ऊपर जाके वापस। ठीक है, तो ये था आंसर बी, यही होगा, हाँ यही, ठीक है, तो यही आंसर। ठीक है, तो आप बात करते हैं ये इसके क्वेश्चन के, ये भी मैच करना है, मैच वाले कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्सोनिम, कार्डविल पैटर्न, क्रिस्टिया, सैटेलाइट। चलो अब के बिना ऑप्शन देखे करते हैं। एक्सोनिम, एक्सोनिम है, चलो हम ऑप्शन नहीं देखते इधर वाले। एक्सोनिम कहाँ होता है, या तो सीलिया या फ्लैजेला होगा। ठीक है, कार्डविल पैटर्न क्या होगा, सेंट्रियोल होगा। देखो ऐसे भी कर सकते हो। क्रिस्टाई कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसका, जहाँ तक की उम्मीद है। सैटेलाइट कहाँ होगा, क्रोमोसोम होगा। मैं इधर नहीं देख रहा, और आपको भी ऐसी लगानी चाहिए क्योंकि आपने अच्छा सा पढ़ा है। देखिए एक्सोनिम, सेंट, देखिए सीलियन फ्लैजेला सेकंड दे रखा। ठीक है, तो ए पे सेकंड देखते हैं, जल्दी लगाने का तरीका ये होता है। ए पे सेकंड देखो कहाँ पे, ए पे सेकंड, सी में और डी में। ठीक है, बी पे क्या दे रखा है, फोर, बी पे वन। अब बी वाला देख लो, बी पे कार्डविल पैटर्न दे रखा है, तो बी पे फोर है या क्या है, बी पे फोर नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है। कार्डविल पैटर्न कौन था, वन, तो बी पे है वन, बी पे है वन, तो आंसर हो गया डी।
अब बाकी के देखने की जरूरत भी ना है, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो सीधा डी लगा दो, आंसर राइट। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल आते हैं पहले तो ये बताओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम, लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम के बाद क्या था, वैक्यूल, ठीक है। तो ये सब था। अब इसमें से बताना कौन सा नहीं आता। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया दे रखा है, माइटोकॉन्ड्रिया ना आता, क्या गलत कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अच्छे, हाँ मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक तो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये नहीं आता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं आता। गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, पेरोक्सीसोम, ये तो कुछ नया ऑर्गेनल लग रहा है। तो चलिए ऑप्शन के हिसाब से निकालते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होते। तो ऑप्शन ए में है ए, सी एंड ई, ए सी एंड ई, ए सी एंड ई। अरे भैया कंफ्यूज कर दिया रे, ए एंड डी ये तो गलत है। ए, डी एंड ई ओनली, डी एंड ई ओनली ये भी गलत है। बी एंड डी ओनली कुछ है, बी एंड डी नहीं। फर्स्ट ऑप्शन सही है, परोक्सीसोम में नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा ही ना, आता तो पढ़े होते ना। तो क्या है, फर्स्ट ही सही है। देखते हैं, अबे खुल जा, देखो फर्स्ट ही सही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैरिड आउट बाई साइटोस्केलेटन इन सेल। बताओ भैया साइटोस्केलेटन सिस्टम क्या काम करता है। साइटोस्केलेटन में क्या होता है, सेंट्रियोल होता है और सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, पढ़ा था ना अभी। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं भाई साहब, प्रोटीन सिंथेसिस तो नहीं करता। मोटेलिटी, हाँ मोटेलिटी में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन में कोई काम नहीं है। न्यूक्लियर डिवीजन में काम तो है, लेकिन वो साइटोस्केलेटन का नहीं है, किसका, सेंट्रियोल का काम है, ठीक है। सॉरी न्यूक्लियर डिवीजन नहीं, सेल डिवीजन में नहीं, नहीं ये भी गलत है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या है, बी आंसर इज द राइट आंसर। देखा कैसे कंफ्यूज करा है, न्यूक्लियर डिवीजन दे दिया, मुझे लगा कि सेल डिवीजन की बात कर रहा है। तो यहाँ देखते हैं, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ी और जल्दी जल्दी लगाते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, देखिए दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पढ़ते हैं। इन बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया की बात पता है, बैक्टीरिया क्या होता है, द मीजोसोम आर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है, एकदम ट्रू बात है। द मीजोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन, हाँ करते हैं। एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, हाँ शायद करते हैं, सेल वॉल भी बनाते हैं, शायद क्या बनाते हैं। तो बोथ आर द करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट। तो इसका आंसर होना चाहिए सी, सी इज द आंसर। देखें खुल जा सिम, सी इज द आंसर, देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू गोल्जी apparatus। ये क्या है, सब जो है पी वाई क्यू है, ये ऐसे आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, अगर एक बार ध्यान से पढ़ लिया और याद रखा तो बस ऐसे ही निकल जाएगा एग्जाम। इट इज इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, किसकी बात कर रहे हैं, गोल्जी apparatus के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, देखें इसमें गोल्जी apparatus के बारे में क्या क्या सही लिखा हुआ है वो बताना। इट इज इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, शायद ग्लाइकोप्रोटीन तो बनाता है, ग्लाइकोलिपिड्स थोड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला लग रहा है, चलिए हाँ बनाता है। इट प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यार गोल्गी apparatus एटीपी कहाँ बनाता है, नहीं ये तो नहीं लग रहा मुझे। इट्स मॉडिफाइड द प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द राइबोसोम ऑन एंडोप्लाज्मिक, हाँ ये तो करता है, ये तो मेन फंक्शन है इसका, ठीक है। इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, नहीं ये भी नहीं लग रहा। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं। फर्स्ट एंड सी, ए एंड सी ओनली, तो ये है आपके बी ऑप्शन में। देखते हैं खोल के सिम सिम को, खुला सिम सिम देखा, इट इज द राइट आंसर। अच्छा लगता है अगर सब पढ़ के करेंगे तो, ठीक है। चलिए करते हैं 17। इफ द पीएच इन लाइसोसोम इज इंक्रीज टू अल्कलाइन, व्हाट विल बी द आउटकम। देखिए लाइसोसोम के जो लाइसोसोम, लाइसोसोम में क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, ठीक है, पता है आपको एंजाइम होते हैं।
और उसमें ये भी बताया था एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर, एसिडिक पीएच पर, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक पीएच, अच्छा यहाँ तो एसिडिक उसका दे ही ना रखा कि अगर 7, ठीक है, अगर 7 से नीचे है तो उसे क्या बोलेंगे एसिडिक, और 7 से ऊपर है तो उसे बोलेंगे अल्कलाइन। ये भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई जरूरत नहीं है, मैंने फिर भी बता दिया। तो यहाँ दे रखा है इंक्रीज टू एल्कलाइन, कि अगर पीएच अगर एल्कलाइन हो गया तो व्हाट विल बी द आउटकम। तो आउटकम क्या होगा, लाइसोसोमल एंजाइम विल बी मोर एक्टिव, नहीं, मोर एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल फंक्शन मोर इफिशिएंटली, नहीं, जब एक्टिव ना होंगे तो अच्छे से काम क्यों करेंगे भी। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल बिकम इनएक्टिव, ये तो पता नहीं, अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम विल बी रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो आंसर सी इज करेक्ट है, ठीक है, तो यही होगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लिस्ट मैच करनी है। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, अरे ये तो हम अभी देख के आए हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक में क्या होते हैं, सेंटर में होते हैं, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक में क्या होते हैं, थोड़े से इधर साइड में होते हैं, ठीक है। और एक्रोसेंट्रिक में कहाँ होते हैं, एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा और हल्का सा यहाँ, और ये ज़्यादा लंबी होती हैं। और टीलोसेंट्रिक में से नीचे वाली। तो देखिए अब, centromere situated close to the end forming one extremely short and one very long arm। तो ये बात कर रहा है एक्रोसेंट्रिक की, तो बी पे 1, ठीक है, बी पे 1 देखते हैं, है कहीं बी पे 1। देखिए भाई साहब, पहले ही अगर आपको ठीक से पता है तो पहले ही आंसर ए आ रहा है, और अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो और देख लेते हैं। आपको बिल्कुल क्लियर कौन सा है, सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल, ये होता है टीलोसेंट्रिक वाला, ठीक है। तो टीलोसेंट्रिक देर डी, तो डी पे देखिए सेकंड है कहीं, यस डी पे सेकंड है। तो देखो आपने या तो ये देख लिया, ये देख लिया, तो एक को देखकर आंसर लग गया, अब आपको ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत है नहीं, तो सीधा सीधा आंसर देखो, इसका तो खुला हुई है 500 पहले ही, पता ना हाइट क्यों ना हो, चलिए ठीक है, ठीक है, तो ए आंसर डायरेक्ट लग गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रेस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बड़ा कंफ्यूज कर रखा भी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम अटैच टू एंडो, हाँ बात तो सही है, लेकिन हमें क्या पता नहीं गलत वाली। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, बात तो ये भी सही है, डिवॉइड का मतलब होता है कमी, या उसके पास नहीं होते, ठीक है। प्रोकैरियोट्स ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट, ये तो यार ऐसा तो कुछ था ना, तो प्रोकैरियोट ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट। अच्छा ये बताइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में तो ना होते, तो क्या लग रहा है, तो ये लग रहा है ना कि ये गलत स्टेटमेंट है। चलो ये लग रहा है, 1 मिनट को नेक्स्ट ऑप्शन वो देख लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, ये भी सही है, तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। डाउट क्या है हमें इस पे, डाउट क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम या एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल तो होता नहीं है, लेकिन हमारा जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोमेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, तो ये स्टेटमेंट गलत हुई ना, तो आंसर क्या होगा सी, क्योंकि हमें गलत ही बताना है। देखते हैं आंसर, देखिए सी है, इस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत आसान होता है। व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ टू इक्वल हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इज रिफर्ड है, बताइए इसमें क्या डिफिकल्टी है, बताइए, कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बच्चों वाला क्वेश्चन एकदम, मेटासेंट्रिक लगा दो, मेटासेंट्रिक ही होता है ना जिसमें बीच में होता है, देख लो यार ये रहा, कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो। तो देखिए 1 को सेकंड से मैच करना है, क्रिस्टा, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, वही क्रिस्टे करते ही कहाँ पर होता है, कहाँ होता है, क्रिस्टा होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, होता है ना, होता इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए
अब पहले ही देखेंगे तो ए पर थर्ड लगाना है। ए पर थर्ड देखिए ले भैया, पहला ही देखिए क्वेश्चन सही। थैलाकोइड्स और भी मैच कर लो, इसमें क्या दे रखा है, बी पे 4 दे रखा है, थैलाकोइड बी पे 4, फ्लैटिन मेम्ब्रेन से इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड, प्लास्टिड में होते हैं ना थैलाकोइड्स, ठीक है। सेंट्रोमीर देख ले भैया, सेंट्रोमीर क्या होता है, क्रोमोसोम पे होता है कहीं, तो सी पे 1 दे रखा है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इन क्रोमोसोम, होता है ना प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, अगर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता तो वो होता सैटेलाइट, ठीक। डी पे सेकेंड, सिस्टर ने क्या होते हैं, डिस्ट्रेप्साइड इन द गोल्जी ऑपरेटर्स। देखिए क्रिस्टा और सिस्टर ने, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना, क्रिस्टा कहाँ पे होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, और सिस्टर ने कहाँ होती है, ये गोल्जी ऑपरेटर्स में, ठीक है। तो आंसर सी है इसका। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, देखिए ढूंढते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। मैच्योर सेव ट्यूब एलिमेंट पोसेस ए conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelle। तो हमें बतानी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, मैच्योर सेव ट्यूब पोजेस है कौन सी, कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस, कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है, पता नहीं यार क्या होता है। चलो आगे देखते हैं, लेकिन ये हमें इतना पता है कि सीव ट्यूब के पास में एब्सेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है, एंड यूजुअली साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल। तो देखिए माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट इन बोथ इन प्लांट, ये तो बिल्कुल सही बात है, अभी पढ़ी थी हमने। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म ए बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउट ऑफ द एंड ऑफ द साइटोप्लाज्म, हाँ ये भी बात ठीक है, बैरियर का काम करता है। तो न्यूक्लियर पोर एक्ट एज पैसिव फ्रॉम फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, तो ये भी सही है। तो हमें पता है कि सीव ट्यूब के पास में क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। अब ये कोई सा भी हो, कौन सी पीसीएस हो या कुछ भी हो, तो यही आंसर जो है गलत है, मतलब आंसर ये ठीक है लेकिन ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं इसका, इस तरह से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो ऑप्शन पढ़िए, उसमें से जो आपको प्रॉपर लगे वो लगा दीजिए, बस इतने करना होता है। द ऑर्गेनल डेट आर इंक्लूड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर, फिर वही क्वेश्चन अभी पहले देखा था, रिपीट हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यस, माइटोकॉन्ड्रिया नो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम वेक्टर, दिस इज द आंसर, ठीक है, डी हो जाएगी राइट। ऐसे ही करनी है, कितने बचे, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट, इंक्लूजन बॉडीज कहीं तो पढ़ा था, चलिए देखते हैं। दीज आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल, इनकरेक्ट बतानी है, ये तो सही लग रहा है मुझे। दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, इंक्लूजन बॉडीज, ये शायद गलत हो सकता है। तो दीज आर रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म यस, कितने भैया, ओ शिट, ये तो मिस हो गया भाई क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, गोल्जी apparatus, synthesis of protein, गोल्जी apparatus, trap waste and excretive product, formation of glycoprotein and glycolipids, तो ये यहाँ पर आएगा, लाइसोसोम डाइजेशन बायोमोलिक्यूल, वैक्यूल वेस्ट, राइबोसोम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ए का 3, ए पर 3 है, ए पर 3 है, बी पे क्या है सेकंड, फोर्थ, बी पे क्या है आपका फोर्थ है, तो ये वाला ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर। पता चल गया ना कैसे लगाया है, यार पढ़ा हुआ। विच इज द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट टू एटीपी, एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू एटीपी। तो देखिए पावर हाउस क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया इज द आंसर, सोच नहीं रहा है कुछ, लगा दो सीधा। इसे और देख लेते हैं, सिलेक्ट द मिसमैच, गैस वैक्यूल, ग्रीन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पाए तो जाते हैं,
लार्ज सेंटर वैक्यूल एनिमल सेल नहीं, प्लांट सेल में ज़्यादा पाए जाते हैं, यही गलत है फिर। बी, प्रोटिस्ट यूकैरियोट होते हैं और मेथेनोजन प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है, तो ये सही आंसर ठीक है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसकी भी रॉन्ग स्टेटमेंट लेनी है तो ले लेते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ये तो ठीक बात है। पिलिया एंड फिमराई, पिली एंड फिमराई आर मेनली इन्वॉल्व द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, नहीं, ये क्या है, उसे अटैचमेंट करने के काम करते हैं, तो ये आंसर ठीक है। साइनोबैक्टीरिया लैक फ्लैजेलेटेड सेल, हो सकता है। माइकोप्लाज्मा इज वेल लेस माइक्रो, हाँ, बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, बस यही था, ठीक है। तो ये आपने हमने पी वाई क्यू देखे लगभग समथिंग 25 पी वाई क्यू देखे, तो इसी तरह से करने होते हैं बस। चलिए ठीक है, इसके बाद कुछ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तब तक पढ़िए अच्छे से, मेहनत करिए, और बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं जो आपने देखे हैं, ठीक है। ठीक। Like, comment, and subscribe.